आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर 3। किसका एनसीईआरटी? इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 3। इस चैप्टर में हम लोग मेनली क्या बात करेंगे? इस चैप्टर में हम लोग मेनली बात करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मीन्स इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी का क्या स्थिति था या किस स्टेज पे था इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले देखते हैं एग्रीकल्चर वाज स्टेगनेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। जिस टाइम में इंडिपेंडेंस इंडिया आज़ाद हो रहा था या फिर स्वतंत्र हो रहा था, उस टाइम पे क्या था कि एग्रीकल्चर रुक गया था, बिल्कुल एकदम स्टेगनेंट हो गया था। स्टेगनेंट करने का मतलब रुक जाना। द रीजन फॉर स्टेगनेशन ऑफ एग्रीकल्चर आर एज फॉलोज। अब इसका क्या रीजन हो सकता है कि एग्रीकल्चर पूरी तरीके से रुक गया था? पहले है आपका जमींदारी सिस्टम। हमने हिस्ट्री में पढ़ा था जमींदारी सिस्टम क्या है। द जमींदारी सिस्टम ए लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम इन कॉलोनियल इंडिया। मीन्स ब्रिटिश टाइम पे जमींदारी सिस्टम क्या था? एक लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था। मीन्स लैंड का जो भी इनकम जनरेट हो रहा था उसका कलेक्शन सिस्टम था। रिजल्टेड इन डाइवर्सन ऑफ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रॉफिट। ये क्या रिजल्ट करता है? तो ब्रिटिश के टाइम में क्या था? जमींदारी सिस्टम था। जमींदारी सिस्टम कहने का मतलब है कि डाइवर्सन ऑफ ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रॉफिट टू द जमींदार। जमींदार को क्या करते थे? कुछ प्रॉफिट्स क्या करते थे? जमींदार को दे देते थे। हु वेयर द इंटरमीडिएटरीज बिटवीन द पीजेंट्स एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जमींदारी सिस्टम में क्या था कि जमींदार कौन था? जो कि बिचौलिया का काम करता था। किसका? पीजेंट्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में कौन था? जमींदार था। दिस फोकस ऑन रेंट कलेक्शन लेफ्ट लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर इन्वेस्टिंग इन एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट। कहने का मतलब ये है कि जो भी जमींदारी सिस्टम था, जमींदारी सिस्टम में क्या था कि सिर्फ पैसे कमाने की बात हो रही थी। बाद में उस पैसे का यूज एग्रीकल्चर में नहीं होता था या मॉडर्नाइजेशन में नहीं होता था या फिर वो एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट में पैसे का यूज नहीं होता था। जमींदार प्रायोरिटाइज देयर इनकम। जमींदार क्या करता था? अपना इनकम प्रायोरिटाइज कर दिया ओवर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जमींदार ने क्या किया? इनकम को प्रायोरिटाइज किया, ना कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को इम्प्रूवमेंट करने में। ठीक है। लो। और दूसरा कारण क्या हो गया? पहला कारण तो एक जमींदारी सिस्टम हो गया। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है लो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। 1947 के टाइम पे या फिर इंडिपेंडेंस के टाइम पे कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं था। मीन्स टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या था? कम था। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे देयर वाज ए नोटेबल लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। एक नोटेबल, एक मीन्स चीज़ों को नोटिस करने वाली चीज़ें दिख रही थी कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं थी इंडियन एग्रीकल्चर। किसमें? इंडियन एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं थी। आउटडेटेड एंड लेबर इंटेंसिव फार्मिंग मेथड प्रिवेल्ड, इनहिबिटिंग प्रोग्रेस एंड इम्पेंडिंग द पोटेंशियल फॉर इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। मीन्स आउटडेटेड एंड लेबर इंटेंसिव फार्मिंग जो चल रहा था, आउटडेटेड या लेबर इंटेंसिव फार्मिंग था। मीन्स कहने का मतलब है कि चीज़ें क्या हो रहा था? आउटडेटेड हो रखा था। लेबर इंटेंसिव फार्मिंग हो रहा था। मीन्स कोई टेक्नोलॉजी नहीं था जिसके कारण क्या हो सके कि लेबर इंटेंसिटी कम हो। आउटडेटेड हो गया था लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। इससे क्या हुआ? प्रोग्रेस इनहिबिट हो रहा था, प्रोग्रेस नहीं हो रहा था। इम्पेंडिंग द पोटेंशियल फॉर इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। और यही क्या इम्पेंड कर रहा था कि जो भी इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या हो रहा था? पोटेंशियल था जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकता था, वो नहीं हो पा रहा था। द अब्सेंस ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हिंडर्ड द सेक्टर्स ग्रोथ। इसलिए मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जब नहीं हो रहा था तो उसने क्या करा? उसने सेक्टर्स ग्रोथ को या प्राइमरी सेक्टर्स ग्रोथ को क्या कर दिया? उसमें बाधा डाल दिया, हिंडर्ड हो गया। उसके बाद तीसरा कारण क्या हो रहा था? लेक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज। इरीगेशन फैसिलिटीज कम था, पैसे कम था। मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया स्पेशली एरिड एंड ड्राई रीजन, जहाँ पर एरिड या ड्राई रीजन है वहाँ पर प्रॉपर इरीगेशन फैसिलिटी नहीं था। इनएडिक्वेट एक्सेस टू वाटर फॉर इरीगेशन लिमिटेड द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड रिड्यूस्ड एग्रीकल्चर आउटपुट। मीन्स क्या था? एडिक्वेट एसेस, सिर्फ कुछ कुछ जगह पर ही क्या था? वाटर का एसेस था, जिसके कारण क्या हो रहा था? वहाँ पर इरीगेशन क्या हो रहा था? लिमिटेड हो रहा था। द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, इसके कारण क्या हुआ कि जो भी क्रॉप्स का कल्टिवेशन हो रहा था वो रिड्यूस्ड हो गया। ठीक है। डिपेंडेंस ऑन रेन फेड एग्रीकल्चर मेड यील्ड्स वल्नरेबल टू वेरिएशन इन मानसून्स पैटर्न। मानसून पैटर्न के टाइम पे जो भी रेन फीड हो रहा था, जो भी वर्षा से पानी हो रहा था, उसी के थ्रू क्या हो रहा था? एग्रीकल्चर हो रहा था। अब नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। उस टाइम में फर्टिलाइजर का भी यूज बहुत कम ही था। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स टू इन्हेंस सॉइल फर्टिलिटी एंड क्रॉप्स यील्ड वाज मिनिमल ड्यूरिंग द कॉलोनियल ईरा। कॉलोनियल ईरा के टाइम पे क्या है? जो फर्टिलाइजर्स का यूज हो रहा था वो क्या हो रहा था? सॉइल फर्टिलिटी को इन्हांस करता है एंड क्रॉप्स के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। उस टाइम पे क्या था? वो मिनिमल था। द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स के अब्सेंस के कारण क्या हुआ? सब ऑप्टिमल सॉइल हेल्थ मेकिंग इट चैलेंजिंग टू अचीव हायर एग्रीकल्चर
प्रोडक्टिविटी मीन्स वो क्या हो रहा था, एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर के एब्सेंस में क्या हो रहा था कि जो भी पोटेंशियल था सॉइल को प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में, वो क्या हो रहा था, उसमें चैलेंज आ रहा था, मीन्स उसमें कठिनाई आ रहा था, क्योंकि फर्टिलाइजर्स का कोई यूज नहीं हो रहा था। द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन डिड लिटिल टू प्रमोट द एडॉप्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या करा, कुछ काम तो किया, क्या क्या हो सके, प्रमोट हो सके एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर्स को कुछ प्रमोट किया ताकि क्या हो सके, इंडियन एग्रीकल्चर में कुछ कुछ बदलाव आ सके। अब कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, द ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज इनकरेज द कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स लाइक इंडिगो, अफीम, जूट फॉर एक्सपोर्ट्स रेदर देन फूड क्रॉप्स। मीन्स फूड क्रॉप्स के अलावा जिससे कि पैसे आ रहे थे, उसका कल्टिवेशन ज़्यादा कर रहा था कौन, कॉलोनियल पॉलिसीज, उसका कल्टिवेशन के लिए ज़्यादा इनकरेज कर रहा था। जैसे कैश क्रॉप्स क्या क्या है, इंडिगो, अफीम, जूट, ताकि क्या कर सके, इन सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सके, मीन्स इंडिया से कहीं और बाहर भेज सके। दिस कॉमर्शलाइजेशन अप्रोच निगेटिवली इम्पैक्टेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बाय डिग्रेडिंग सॉइल क्वालिटी। ये कॉमर्शलाइजेशन जो हुआ, जिससे कारण क्या हुआ कि एक निगेटिवली इम्पैक्ट पड़ा किसके ऊपर, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के ऊपर। क्यों, क्योंकि सॉइल का क्वालिटी क्या हो गया था, डिग्रेड हो गया था। एंड फोकसिंग ऑन क्रॉप्स दैट डिड नॉट कंट्रीब्यूट द फूड सिक्योरिटी, और उस क्रॉप्स के ऊपर फोकस कर रहा था जो कि फूड सिक्योरिटी को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था। वो किसको कंट्रीब्यूट कर रहा था, कैश को कंट्रीब्यूट कर रहा था। जैसे इंडिगो, नील की खेती, अफीम की खेती, जूट की खेती। तो इसमें क्या है, इसमें कोई खाने की क्रॉप्स नहीं है। ये क्या था, ये मेनली किस में यूज हो रहा था, कैश मीन्स पैसा बनाने में यूज हो रहा था। द इम्फेसिस ऑन कैश क्रॉप्स मींट दैट रिसोर्सेज एंड लैंड वेर डाइवर्टेड फ्रॉम फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन से क्या हो गया, कैश क्रॉप्स का इम्फेसिस का क्या मतलब है कि जो भी रिसोर्सेज था या जो भी लैंड था, वो क्या हो गया, फूड प्रोडक्शन से डाइवर्ट हो गया। और इससे क्या हुआ, अफेक्टिंग द वेल बींग ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। इसके कारण क्या हुआ कि जो लोकल पॉपुलेशन है उसके वेल बींग इफेक्ट हो गया। अब है इंडस्ट्रियल पॉलिसी का क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा भारत के ऊपर। जब ब्रिटिश इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया उस टाइम में क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। द इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स नेगेटिवली इम्पैक्टेड द इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द फॉलोइंग वे। मीन्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स का था, उसने क्या करा, उसने नेगेटिवली इम्पैक्ट करा किसको, इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर को। किस तरीके से किया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। द ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी एक्टिवली डिस्करेज्ड द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री इन इंडिया। मीन्स जो ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी था वो एक्टिवली क्या करता, डिस्करेज करता था जो भी मॉडर्न इंडस्ट्री बढ़ रहा था इंडिया में। दे व्यूड इंडिया एज द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। वो इंडिया को किस तरीके से देखता था, वो इंडिया को देखता था एक सोर्स मटेरियल का, एक रॉ मटेरियल का सोर्स है किसी भी ब्रिटिश मार्केट में, किसी भी ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, देयर बाय इनहिबिटिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए सेल्फ सस्टेनिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द कंट्री। मीन्स वो क्या सोचता था, वो भारत को क्या सोचता था, वो भारत में आकर के ऐसा सोचता था कि जो भी इंडिया है, इंडिया की धरती है, वो क्या है, वो एक रॉ मटेरियल का सोर्स है। इसलिए वो क्या करता था कि जो भी इंडस्ट्रीज आ रहा था या जो भी सेल्फ सस्टेनिंग इंडस्ट्रीज आ रहा था उसके डेवलपमेंट को क्या करता था, इनहिबिट करता था, उसके डेवलपमेंट को नहीं होने देता था। दिस लेड टू द स्टेगनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इसके कारण क्या हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पूरी तरीके से रुक गया। एंड द परपेचुएशन ऑफ प्राइमरी एग्रेरियन कंपनी। और इसके कारण क्या हुआ, प्राइमरी जो एग्रेरियन इकोनॉमी था वही कंटिन्यू किया। ठीक है, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे ही आता था उसको क्या करता था, उसको इनहिबिट कर देता था ब्रिटिश। अब रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट मीन्स रॉ मटेरियल को यहाँ से वहाँ भेजना। ड्यूरिंग द कॉलोनियल इरा इंडिया रिच रिसोर्सेज सच एज कॉटन, जूट, मिनरल्स वेर एक्सप्लॉइटेड टू सेवियर ब्रिटिश इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट। मीन्स जो भी रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल का भारत क्या था, भारत कॉलोनियल इरा के टाइम पे इंडिया के पास बहुत सारा रिसोर्सेज था, जैसे कि कॉटन का, जूट का, मिनरल्स का। वो क्या हो, वो एक्सप्लॉइटेड हो रहा था कहाँ, टू सर्व ब्रिटिश इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट। वो किसके ऊपर एक्सप्लॉइटेड हो रहा था सॉरी वो किसके ऊपर एक्सप्लॉइटेड हो रहा था, वो क्या कर रहा था, इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट को, ब्रिटिश का जो इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट था उसके ऊपर सर्व हो जा रहा था। दीज रॉ मटेरियल्स वर एक्सट्रैक्टेड। ये रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्टेड किया जाता था एंड एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन। और कहाँ एक्सपोर्ट करते थे, ब्रिटेन एक्सपोर्ट करते थे। डिप्राइविंग इंडिया ऑफ द पोटेंशियल टू एड वैल्यू थ्रू डोमेस्टिक प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। ताकि क्या हो सके, वो जो भी इंडिया से चीज़ें गई है वो डोमेस्टिक प्रोसेसिंग में जाए और मैन्युफैक्चरिंग हो जाए।
द कॉलोनियल पॉलिसी प्रमोटेड द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज एट द एक्सपेंसेस ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जो कॉलोनियल पॉलिसी था उसने किसको प्रमोट किया? उसने ब्रिटिश इंडस्ट्री के जो इंटरेस्ट की चीज़ें थी उसको क्या करा, उसको प्रमोट करा, और जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था उसका एक्सपेंसेस को बढ़ा दिया, उसके एक्सपेंसेस को प्रमोट करा। ठीक है, मीन्स जो भी उसके इंटरेस्ट में, ब्रिटिश के इंटरेस्ट में जो भी रॉ मटेरियल था उन चीज़ों को प्रमोट करा, और जो भी इंडिजीनियस इंडस्ट्री था, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट था, उसके एक्सपेंस को प्रमोट करा, उसके खर्चे को बढ़ाया। ठीक है, उसके बाद मार्केट फॉर फॉरेन प्रोडक्ट का क्या मार्केट था? ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फ्लडेड द इंडियन मार्केट। ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ने क्या करा? इंडियन मार्केट को बर्बाद कर दिया, ऑफन एट द कॉस्ट ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। और इस हद तक बर्बाद किया कि वहाँ के डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो थे, बस घरेलू कारखाने जो थे वो भी बर्बाद हो गए। द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्लीमेंटेड ट्रेड पॉलिसी। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या इम्प्लीमेंट किया? ट्रेड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया। देट फेवर्ड ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स क्रिएटिंग एन अनइवन प्लेइंग फील्ड फॉर इंडियन प्रोड्यूसर्स। फेवर्ड ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स, उसने किसने फेवर्ड करा? कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या इंप्लीमेंट किया? ट्रेड पॉलिसी इंप्लीमेंट किया। और उस ट्रेड पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या था कि ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स को फेवर्ड किया गया, और क्रिएटिंग एन अनइवन प्लेइंग फील्ड ऑफ फॉर इंडियन प्रोड्यूसर। और क्या किया? एक अनइवन फील्ड प्रोड्यूस कर दिया, किसके खिलाफ में? इंडियन प्रोड्यूसर्स के खिलाफ में। जो भी इंडियन प्रोड्यूसर्स था उसके खिलाफ में क्या करा? एक अनइवन चीज़ों का क्रिएट कर दिया। मीन्स एक क्या करा कि जो भी ब्रिटिश के फेवर में था, जो भी ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स के फेवर में था उसको प्रमोट कर दिया, और जो भी इंडियन प्रोड्यूसर्स था उसको क्या कर दिया? डिग्रेड कर दिया। ये किस में आया था? ये आया था आपका ट्रेड पॉलिसी में। दिस फर्दर कर्टल द ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर एज फॉरेन गुड्स अंडरकट द लोकल प्रोडक्शन। मीन्स जो भी फॉरेन गुड्स ने क्या करा? फॉरेन गुड्स ने जो भी लोकल प्रोडक्शन था उसको अंडरकट कर दिया, उसके ग्रोथ को क्या कर दिया? अंडरकट दिया। अब फिर तीसरा चौथा कारण क्या आया? मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, मीन्स बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट। द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्सटेंडेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री। इसने क्या करा? नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा ब्रिटिश इंडस्ट्रियल पॉलिसी का? क्या एक पड़ा कि जो भी इंडिया के ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट था या फिर कॉटेज इंडस्ट्री था उसको क्या करा? उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया। एज दीज इंडस्ट्रीज डिक्लाइंड, जैसे ये इंडस्ट्री डिक्लाइंड हुआ, और वेयर फोर्स टू शट डाउन, और जैसे ये इंडस्ट्री डिक्लाइन हुआ उसको फोर्स किया गया बंद करने के लिए। इट रिजल्टेड इन वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट। इसके कारण क्या हुआ? एक बहुत वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, बेरोजगारी हो गया, एंड पॉवर्टी एमॉन्ग द इंडियन पॉपुलेशन, और गरीबी छाने लगा किसमें? इंडियन पॉपुलेशन के बीच में। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्किल्ड आर्टिसियंस एंड क्राफ्टमेंट लेड टू सिग्निफिकेंट जॉबलेसनेस। जो डिस्प्लेसमेंट हो गया किसका? जो भी स्किल्ड आर्टिसियंस था या फिर जो भी स्किल्ड क्राफ्टमैन था उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसके कारण क्या हुआ? सिग्निफिकेंट जॉबलेसनेस हो गया, मीन्स बहुत ज़्यादा जॉब खत्म हो गया। ये हो गया मासिव एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आते हैं हम लोग लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। ब्रिटिश पॉलिसी डिड नॉट सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ब्रिटिश पॉलिसी क्या करता था? वो कभी सपोर्ट नहीं करा, ब्रिटिश पॉलिसी ने कभी सपोर्ट नहीं करा किसको? डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ताकि कहाँ किसको सपोर्ट नहीं करा? जो भी गुड्स इंडस्ट्री था, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री था, उसको कभी सपोर्ट नहीं करा ब्रिटिशर्स ने। दीज इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस मशीनरी एंड इक्विपमेंट एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ अदर इंडस्ट्रीज। मीन्स ये इंडस्ट्री क्या प्रोड्यूस कर सकता था? ये कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री ये क्या प्रोड्यूस कर सकता था? या मशीनरी को प्रोड्यूस करता या फिर उस इक्विपमेंट को प्रोड्यूस करता, जिसके कारण क्या था? दूसरे इंडस्ट्रीज का ग्रोथ बढ़ सके। वो क्या हो गया? वो अंडर डेवलप्ड रह गया, क्योंकि होने नहीं दिया ब्रिटिशर्स ने इसको ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट नहीं दिया ताकि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री आगे बढ़ सके। दिस लैक्स फॉर डोमेस्टिक कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन फर्दर हिंडर्ड इंडियाज इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। इसके कारण क्या हुआ कि जो डोमेस्टिक कैपिटल्स था, जो डोमेस्टिक गुड्स कैपिटल था, वो क्या हो गया? उसमें इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उसको सपोर्ट ही नहीं मिला ब्रिटिश पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो वो क्या हो गया? वो धीरे धीरे शट डाउन हो गया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या स्थिति था? मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू द फंडामेंटल फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स एंड फैसिलिटेट्स दैट सपोर्ट द फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी और इंटरप्राइज। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रेफर्स करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स करता है फंडामेंटल फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि जो फिजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, और उस फैसिलिटी उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? सोसाइटी और इंटरप्राइजेस को क्या करे?
फंक्शनिंग में फैसिलिटेट करे या फिर सपोर्ट करे। यही क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब एक फंडामेंटल फिजिकल या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि किसको फैसिलिटेट करे या किसको सपोर्ट करे, जो भी फंक्शनिंग सोसाइटल या सोसाइटल इंटरप्राइजेज है उसको सपोर्ट करे। इट इनकम्पासेस वेरियस सेक्टर, इसमें बहुत सारे सेक्टर आते हैं इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन वाला सेक्टर आता है, कम्युनिकेशन वाला सेक्टर आता है, एनर्जी वाला सेक्टर आता है और पब्लिक सर्विस वाला सेक्टर आता है। रेलवे स्टार्टेड इन इंडिया इन 1853 टू 54, मीन्स 1853 या 1854 ईस्वी में रेलवे स्टार्ट हुआ था इंडिया में, फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। कहाँ से कहाँ तक? बॉम्बे से थाने के लिए। द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज मार्क्ड ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर हिस्ट्री। जो रेलवे का जो डेवलपमेंट हुआ ये क्या करा, ये एक माइलस्टोन जनरेट कर दिया। कहाँ? इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर हिस्ट्री में। द इनॉग्रेशन ऑफ द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन 1853-54 फ्रॉम बॉम्बे टू थाने लेड द फाउंडेशन फॉर द कंट्रीज एक्सपेंसिव रेलवे नेटवर्क। इसके कारण क्या हुआ, इसी के जो इनॉग्रेशन हुआ फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन कब? 1853-1854 ईस्वी में, फ्रॉम मुंबई टू थाने, फ्रॉम कहाँ से? बॉम्बे से थाने के लिए। तो इसने क्या करा, इसने एक फाउंडेशन क्रिएट कर दिया एक्सपेंसिव रेलवे नेटवर्क का। ठीक है। दिस डेवलपमेंट हैड मल्टीपल मोटिवेशंस, इस डेवलपमेंट का मल्टीपल मोटिवेशंस था। क्या क्या मोटिवेशन था? इंक्लूडिंग इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट। इसमें क्या क्या था? मल्टीपल मोटिवेशंस था। क्या क्या? जैसे इकोनॉमिक्स, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट को बढ़ाने का। रियल इंटेंशन बिहाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाज सेल्फ इंटरेस्ट। रियल इंटेंशन क्या था ब्रिटिशर्स का ये रेलवे को डेवलपमेंट करने का? उसका सेल्फ इंटरेस्ट, मीन्स वो सेल्फ। द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन कॉलोनियल इंडिया वाज प्राइमरली ड्राइवन बाय ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सेल्फ इंटरेस्ट। जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ रेलवे का या अदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कि कॉलोनियल इंडिया में हुआ, उसका प्राइमरी क्या ड्राइवन था? उसका प्राइमरी फोकस क्या था? उसका प्राइमरी फोकस था सेल्फ इंटरेस्ट। दीज इनिशिएटिव्स एम्ड टू सर्व वेरियस पर्पसेस। यही इनिशिएटिव क्या करा, बहुत सारे पर्पस को एम किया। जैसे मिलिट्री पर्पस, टू कर्ब रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज टारगेटिंग ब्रिटिशर्स। वन की मोटिवेशंस वाज टू इन्हांस द मोबिलिटी ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स टू सप्रेस एनी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी। एक की मोटिवेशंस क्या हो गया, इसने मोबिलिटी ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स को बढ़ा दिया। कैसे? ताकि जहाँ भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी जो हो वहाँ उसको टारगेट कर सके कॉलोनियल रूल। ठीक है। मिलिट्री पर्पस के लिए इसने करा ताकि जो भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज है उसको कर्ब कर सके। उसके बाद द रेलवे एंड रोड नेटवर्क सर्व्ड एज क्रिटिकल मीन्स फॉर मिलिट्री मूवमेंट। रेलवे और रोड नेटवर्क ने क्या किया, क्रिटिकल मीन्स था मिलिट्री मूवमेंट के लिए, इंश्योरिंग ब्रिटिश कंट्रोल। उसके बाद एग्रीकल्चरल पर्पस मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश प्रोडक्ट। अब रेलवे का क्यों डेवलपमेंट किया था? एक तो मिलिट्री पर्पस के लिए किया था, उसका सेल्फ इंटरेस्ट किस में था? मिलिट्री पर्पस में था। मिलिट्री पर्पस में वो क्या करता? मिलिट्री में वो क्या करता? मिलिट्री ट्रूप्स को भेजता था। मान लीजिए जहाँ भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रहा था, जहाँ पर रिवोल्यूशन का चर्चा हो रहा था, जहाँ पर ग्रुप बन रहा था, वहाँ पर क्या करता था, उसको भेजता था यहाँ से। ठीक है। एक तो उसके ये सेल्फ इंटरेस्ट के लिए हो गया, ताकि क्या करे वो, ताकि उसको कंट्रोल कर सके, ब्रिटिश कंट्रोल में आ सके वो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो था। उसके बाद एग्रीकल्चर पर्पस मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल का मूवमेंट और फिनिश्ड प्रोडक्ट का मूवमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रेलवे एंड रोड, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था रेलवे और रोड का, प्लेड ए क्रूशियल रोल इन फैसिलिटिंग द मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल का मूवमेंट में क्या करा इसने क्या करा, रॉ मटेरियल के मूवमेंट में क्या करा इसने, एक बहुत क्रूशियल रोल निभाया, एक बहुत अच्छा क्रूशियल रोल निभाया। किसने? रेलवे ने। दिस हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम फार्मलैंड टू द मार्केट। ये इस रेलवे ने क्या हेल्प किया कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा गुड्स का, सामान का, कहाँ से? फ्रॉम फार्मलैंड, जहाँ से उपज हुआ है, कहाँ तक? मार्केट तक। ये क्या प्रमोट करता है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। ठीक है। अब पोस्टल सर्विस इनसफिशिएंट फॉर पब्लिक। पोस्टल सर्विस में क्या था? द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आल्सो एक्सटेंडेड टू पोस्टल सर्विस। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था उसमें क्या एक्सटेंड किया? पोस्टल सर्विस भी था। हाउएवर द एग्जिस्टिंग पोस्टल सर्विसेज, जो भी पहले एग्जिस्टिंग पोस्टल सर्विसेज था, वेयर ऑफन इनसफिशिएंट टू मीट द ग्रोइंग कम्युनिकेशन नीड्स ऑफ द पब्लिक। वो इनसफिशिएंट था या फिर कमी था उसमें, जो वो क्या कर नहीं पा रहा था, पोस्टल सर्विस क्या नहीं कर पा रहा था, जो ग्रोइंग कम्युनिकेशन था उसमें वो इनसफिशिएंट प्रूफ हो रहा था। कौन? पोस्टल सर्विस। रोड्स ऑल वेदर कनेक्टिविटी वाज नॉट प्रेजेंट, मीन्स
रोड जो था वो सभी वेदर कनेक्टिविटी प्रेजेंट नहीं था, मीन्स सभी में वो अवेलेबल नहीं था रोड। इम्प्रूव्ड रोड सिस्टम को इम्प्रूव किया। वेर एसेंशियल फॉर एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, इफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रोड सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ता था, स्पेशली ड्यूरिंग एडवर्स वेदर कंडीशन। कब? जब बहुत एडवर्स वेदर कंडीशन, जब बहुत खराब वेदर कंडीशन होता था। चैलेंजेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, अब उस टाइम पे इंडिपेंडेंस के टाइम पे चैलेंजेस क्या क्या थे? द फॉलोइंग आर सम ऑफ द चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन इकोनॉमी। क्या क्या? जैसे लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत लो हो रहा था। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इम्पोज्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस दैट प्रायोरिटाइज्ड कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन एंड इंडिगो। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या इम्पोज करा कि वही एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होना चाहिए जैसे कैश क्रॉप्स को, जैसे कॉटन, इंडिगो, ओवर फूड क्रॉप्स मीन्स जो भी खाने वाले क्रॉप्स थे उसके अलावा उसके बदले में किसको प्रोड्यूस करो? कॉटन को, इंडिगो को, लीडिंग टू डिक्लाइन ऑफ फूड प्रोडक्शन। इसके कारण क्या हुआ? फूड प्रोडक्शन का डिक्लाइन हो गया। ठीक है। अलॉन्ग विद दिस द फार्मिंग मेथड इन इंडिया वेयर ओल्ड एंड नॉट वेरी प्रोडक्टिव। इसके साथ साथ क्या था? फार्मिंग मेथड इंडिया में जो चल रहा था, भारत में जो फार्मिंग मेथड चल रहा था वो ओल्ड था, ना कि बहुत प्रोडक्टिव। फार्मर्स यूज ट्रेडिशनल टेक्निक, फार्मर्स क्या करता था? ट्रेडिशनल टेक्निक को यूज करता था। दैट डिड नॉट प्रोड्यूस मच फूड, जिसके कारण क्या होता था? बहुत ज़्यादा फूड प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। दिस लेड टू द फूड शॉर्टेज एंड हंगर। इसकी ये क्या दर्शाता है कि फूड शॉर्टेज और हंगर हो रहा था। अंडर डेवलप्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर, तीसरा कारण क्या था? इंडस्ट्रियल सेक्टर अंडर डेवलप्ड था। इंडिया इंडस्ट्रियल सेक्टर रिमेंड अंडर डेवलप्ड अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम पे क्या था? इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो क्या हो गया था? अंडर डेवलप रह गया था। इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो अंडर डेवलप्ड रह गया था। मोस्ट इंडस्ट्रीज वेयर गियर्ड टुवर्ड्स द प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल्स फॉर एक्सपोर्ट। मोस्ट इंडस्ट्रीज को किस में डाल दिया गया था? झोंक दिया गया था रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने में, ताकि क्या हो सके? वो एक्सपोर्ट कर सके, रेदर देन प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड्स। ताकि किसके अलावा? फिनिश्ड गुड्स को, मीन्स जो भी फिनिश्ड गुड्स को प्रोड्यूस होने के अलावा क्या कर रखा था उन्होंने? उसको रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने में लगा देते सारे कंपनी को फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन। मीन्स फिनिश्ड गुड होगा तो क्या होगा? डोमेस्टिक में कंजप्शन होगा। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या कर रखा था? उसको रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग करने में कंपनी को लगा रखा था। दिस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर लिमिटेड, इसलिए क्या हो गया यहाँ पर? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या हो गया? लिमिटेड हो गया। अब जॉब अपॉर्चुनिटी एंड हिंडर्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब क्या है? जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड हिंडर्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जॉब अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में जो हिंडर्ड आया। पॉवर्टी, फेमिन इन द 1940s इन बंगाल। जब बंगाल में 1940 में क्या आया? फेमिन आया। मेनी पीपल इन इंडिया वेयर वेरी पुअर, बहुत सारे लोग इंडिया में बहुत गरीब थे। इन 1940s देयर वाज ए सीवियर फूड शॉर्टेज इन बंगाल, बहुत सीवियर फूड शॉर्टेज हुआ कहाँ? बंगाल में। एंड मेनी पीपल वेंट हंग्री, बहुत सारे लोग भूखे हो गए। दिस हैपेंड पार्सली बिकॉज द ब्रिटिश टुक्स ए लॉट ऑफ फूड फ्रॉम इंडिया फॉर देयर ऑन नीड्स। ये इसलिए हुआ पार्सली, इसको हम लोग इसलिए इसके ऊपर भी ब्लेम डाल सकते हैं, या इसके ऊपर इसलिए भी हुआ क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या करा? लॉट्स ऑफ फूड्स फ्रॉम इंडिया फॉर देयर ऑन नीड्स, अपने ज़रूरत के लिए बहुत सारे फूड्स को क्या कर रखा था? रख रखा था। दस इट इज़ एविडेंट दैट इंडिया वॉज ट्रैप्ड इन विस्कस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। इसलिए क्या हुआ? ये एविडेंट है कि इंडिया किस में ट्रैप्ड हो गया? एक साइकिल ऑफ पॉवर्टी में ट्रैप्ड हो गया। अब इनइक्वालिटी, देयर वॉज ए बिग गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर इन इंडिया। एक बिग गैप हो गया, एक बहुत बड़ा गैप हो गया किसके बीच में? रिच और पुअर के बीच में। द ब्रिटिश रूलर्स एंड द फ्यू वेल्दी इंडियंस जमींदार हैड ए लॉट ऑफ मनी। मीन्स ब्रिटिश रूलर्स और कुछ वेल्दी इंडियंस के पास, कुछ अमीर इंडियंस के पास क्या हो गया? हैड लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा हो गया। बट मोस्ट इंडियंस लिव्ड इन पॉवर्टी, लेकिन बहुत सारे इंडियन पॉवर्टी में रहने लगे। दे डिड नॉट हैव द सेम अपॉर्चुनिटी एज बेनिफिट एज द वेल्दी। उसके पास सेम अपॉर्चुनिटी नहीं था, जो भी पॉवर्टी में थे उनके पास सेम अपॉर्चुनिटी नहीं था, और ना ही बेनिफिट था जैसे कि वेल्दी के पास था। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था उस टाइम पे? इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज अंडर डेवलप्ड। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? अंडर डेवलप्ड था। करेक्टराइज्ड बाय इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स कैसे करेक्टराइज कर सकते हैं इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर? अंडर डेवलप्ड था। क्यों? क्योंकि इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन था, इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन था, एंड पब्लिक सर्विस फैसिलिटीज, और इनएडिक्वेट पब्लिक सर्विस फैसिलिटीज भी था। विच हिंडर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को हिंडर्ड करता है। एसेस टू एसेंशियल सर्विस डेमोग्राफी, और जिसको कि इकोनॉमिक ग्रोथ को हिंडर्ड करता है। एंड एसेस टू एसेंशियल सर्विस डेमोग्राफी, और इससे जो भी एसेंशियल सर्विस डेमोग्राफी था उसको भी एसेस करने में हिंडर्ड हो रहा था।
अब सेंसस इंडिया में क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग एंड रिकॉर्डिंग द पॉपुलेशन थ्रू ए सेंसस स्टार्टेड इन 1872। इंडिया में सेंसस कब शुरू हुआ? इंडिया में सेंसस शुरू हुआ 1872 ईस्वी में, बट वॉज प्रोपरली कैरिड आउट फ्रॉम 1881। मीन्स प्रोपरली अगर देखा जाए प्रोपरली कब से कैरिड हुआ, 1881 ईस्वी में। क्या? सेंसस मीन्स गणना या जनगणना। दिस हेल्प द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या हेल्प करा इस सेंसस ने? अंडरस्टैंड द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, ताकि ये समझ सके ब्रिटिश गवर्नमेंट कि साइज और पॉपुलेशन क्या है, साइज क्या है और कंपोजिशन क्या है पॉपुलेशन का। अब एजुकेशन, बैक देन, इसके बाद मोस्ट पीपल इन इंडिया डिडंट हैव एसेस टू स्कूल। मोस्ट पीपल जो भारत में था उसको स्कूल का एसेस नहीं था। द नंबर ऑफ पीपल हु कुड रीड एंड राइट वाज वेरी लो, ओनली अबाउट 16%। मात्र 16% ऐसे लोग थे जो कि क्या कर सकते थे, रीड और राइट कर सकते थे, पढ़ सकते थे और लिख सकते थे। शॉकिंगली द रेट वाज इवन लोअर फॉर फीमेल। शॉकिंगली ये देखा जाए तो इसमें जो फीमेल की संख्या थी वो और भी कम थी, ओनली अराउंड 7%, मात्र 7%। हेल्थ केयर का क्या फैसिलिटी था? ब्रिटिश डिड नॉट हैव गुड पब्लिक हेल्थ। ब्रिटिश के टाइम पे क्या था, कोई अच्छा पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज नहीं था। दिस मीन दैट देयर वेर नॉट इनफ हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स टू टेक केयर ऑफ पीपल। ये वहाँ पर कोई इनफ हॉस्पिटल या कोई डॉक्टर्स नहीं था ताकि पीपल का टेक केयर हो सके। एज ए रिजल्ट डिजीजेज वुड फ्रीक्वेंटली स्प्रेड। इसके कारण क्या हुआ, डिजीजेज बहुत फ्रीक्वेंटली स्प्रेड होता था। कोई भी डिजीज, थोड़ा सा भी डिजीज हो जाता था तो बहुत फ्रीक्वेंटली स्प्रेड होता था। एंड देयर वेर आउटब्रेक्स मेकिंग मैनी पीपल सिक। और आउटब्रेक होता था जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण बहुत सारे लोग क्या होता था, बीमार हो जाता था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या था, पीपल डिडंट लिव वेरी लॉन्ग। लोग बहुत ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते थे। द एवरेज एज एट विच समवन कुड एक्सपेक्ट टू लिव वाज ओनली अबाउट 32 ईयर्स। 32 साल में लोग मर जाते थे। दिस वाज बिकॉज ऑफ द टफ लिविंग कंडीशन। ये इसलिए था क्योंकि वहाँ उस टाइम पे लिविंग कंडीशन बहुत टफ था। लैक ऑफ मेडिकल केयर का लैक था और बहुत ज़्यादा डिजीज था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मेनी बेबीज डिडंट सर्वाइव इन दोज डेज। उस टाइम पे बहुत सारे बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते थे। आउट ऑफ एवरी 1000 बेबीज बॉर्न, अगर 1000 बेबीज बॉर्न हुआ है तो 218 उसमें क्या होता था, सैडली पास अवे। 218 क्या हो जाते थे, मर जाते थे। बिफोर दे इवन टर्न इनटू 1 ईयर्स ओल्ड। 1 साल से पहले ही क्या होते थे, 218 मर जाते थे। मीन्स 1000 अगर बेबी हुआ है तो उसमें 218 क्या हो जाते थे, मर जाते थे। क्यों मर जाते थे? क्योंकि हेल्थ केयर कंडीशन सही नहीं था, लोग उतना ध्यान नहीं देते थे, इसलिए ज़्यादा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट था, इन्फेंट को मरने का रेट था। ठीक है, ये लेक्चर हमारा यहीं तक रहा। आज हमारा चैप्टर 3 ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।